हमारे देश के संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महान संविधान यूं ही नहीं कहा गया। संविधान निर्माताओं ने न केवल कानून के जरिए समानता और विविधता में एकता के प्रयास किए, बल्कि संविधान को तैयार करने में चित्रों का सहारा लेते हुए संपूर्ण भारतीय सभ्यता और संस्कृति को शामिल किया। लेकिन ये छुपा हुआ पहलू आम जनता के सामने बहुत कम आ पाया है। राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज रहे जस्टिस वीएस दवे भारतीय संविधान के इस संस्कृति के पहलू को देश भर के लॉ स्टूडेंट्स के जरिए सामने ला रहे हैं। पिछले 2 दशक से राजस्थान एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से हमारे देश के संविधान में छुपी हुई अनेकों विशेषताओं को किताब के जरिए सामने रखा है। संविधान दिवस के मौके पर जस्टिस वीएस दवे से विशेष बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया ने। विश्व का सबसे महान संविधान हमारे देश हिंदुस्तान के संविधान को माना जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया के 60 देशों के संविधान से प्रारूपों को लेकर हमारे देश का संविधान तैयार किया गया है। 26 नवंबर 1949 को ये लागू किया गया और उस दिन से इसको विधि दिवस या कहे तो कानून दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। लेकिन 2015 से इसे नाम बदलकर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। आखिर संविधान जो है हमारा, उस संविधान को जो बनाया गया है, उस संविधान के पीछे क्या क्या महत्वपूर्ण बातें, हम इसके फैक्ट की बात करें, इसकी संविधान समिति या कहे ड्राफ्ट समिति या दूसरी समितियों की बात या संविधान को तैयार करने की बात आप अब तक अलग अलग माध्यमों से जानते रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संविधान के अंदर जो हमारे देश की, जो हमारे ऐतिहासिक संस्कृति है, उसको शामिल किया गया है। आप कहे कि मोहनजोदड़ो से, जहां से हमारी सभ्यता की उत्पत्ति मानी जाती है, वहां से लेकर वर्तमान जो हमारा देश है, जो कहे कि जब तक हमारा देश आजाद हुआ था उस वक्त तक के इतिहास को, उस वक्त की संस्कृति को इस संविधान में शामिल किया गया है, जिस पर ध्यान बहुत कम जाता है। और सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि आज के युवा वर्ग को कई फैक्ट जो हैं गूगल या दूसरे माध्यमों से गलत जानकारी भी मिल जाती है। मेरे साथ मौजूद है, अगर बात करें, राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वरिष्ठ जज रहे जस्टिस विनोद शंकर दवे सर, जो लगातार पिछले कुछ समय से अगर कहें तो राजस्थान एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पूरे देश में, क्योंकि ये पहला ट्रस्ट है और पहला ऐसा इन्होंने एक बुक्स भी सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया प्रकाशित किया, जो अलग अलग जगह पे खुद पब्लिश करके हिंदी और अंग्रेजी में देते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये पता चल सके कि आखिर हमारे संविधान में किस तरह से संस्कृति को समावेश किया गया। सर, मेरा सवाल यही है आपसे, हम संविधान के फैक्ट हैं, संविधान के नियम उसमें जो बनाए गए, उनसे बात आज करके इसके इतर कि आखिर हमारी संस्कृति को किस तरीके से संविधान में प्रदर्शित किया गया। प्रोफेसर केटी शाह का ये सुझाव था जवाहरलाल नेहरू को कि आपने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये बतलाया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होगा और उसके बारे में समानता का अधिकार और जो दूसरे जितने अधिकार और प्रियम्बल वगैरह जो ड्राफ्ट किए गए, इन सब को अब उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के सिलसिले में जब लोगों तक उसकी सही बात पहुंचेगी, जब आप उसके पीछे की सारी भावनाएं चित्रों के माध्यम से इसमें पेश नहीं करेंगे, तब वो तत्कालीन मंत्रिमंडल को ये बात बहुत पसंद आई। तो उन्होंने नंदलाल बोस को बुलवाया और नंदलाल बोस शांति निकेतन में थे। तो शांति निकेतन से उनको बुला कहा कि हम जो है तो भारतीय संस्कृति को इसमें दिखाना चाहते हैं, कि टीम बनाइए। तो उन्होंने, ये जयपुर के कृपाल सिंह जी भी थे, उनके विद्यार्थी रहे हुए थे, उनके और दूसरे लोगों के साथ एक उन्होंने टीम बनाई। उन्होंने इस सारे संविधान का चित्रण किया, तो संस्कृति का चित्रण किया। तो इसमें उन्होंने कहा कि अशोक का स्तंभ का तो हमारा एम्ब्लेम एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद हम क्या बताएंगे। तो उन्होंने कहा 2500 वर्ष पूर्व, बीसी पूर्व मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन जो थी, उसका प्रतीक 2 थे, एक नर्तकी थी और एक बुल था। तो उन्होंने कहा बुल सिलेक्ट करेंगे। तो वो एक एक उसके ऊपर, चित्र के ऊपर डिस्कस हुआ। तो उस बुल को क्यों लिया गया? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था, कृषि प्रधान देश है,
और कृषि प्रधान देश रहना चाहिए ताकि सेल्फ सफिशिएंट हो। तो बुल एक प्रतीक है एग्रीकल्चर का भी, बुल प्रतीक है एक स्ट्रेंथ का भी, ताकत का भी। और आज के ज़माने में आप देख रहे हैं कि सारा स्टॉक एक्सचेंज भी बुल के ऊपर चलता है। तो बुल जो है वो उसको उन्होंने सिटीजनशिप में कि इस देश का जो नागरिक है वो उतना ही ताकतवर होगा और वैसा ही होगा जैसा ऊपर इंडिकेशन है। क्या इसका धार्मिक महत्व भी है नंदी के हिसाब? हाँ, नंदी के रूप में भी इसका? नंदी के रूप में इसका महत्व है क्योंकि वो शिव जी का वाहन है, तो इसलिए इसको उन्होंने इसमें रखा। ऐसे दूसरा अध्याय जब सवाल आया तो उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था तो बाद में चालू हुई है, हमें समानता का अधिकार रखना चाहिए, क्योंकि हम जब फंडामेंटल राइट देंगे तो राष्ट्रपति के भी वही अधिकार होंगे जो एक साधारण आदमी के अधिकार होंगे, और शुरू से आखिर सब समानता का अधिकार होगा। तो हमारे ऋग्वेद के 10वें उसमें खंड में एक ऋचा है, उसमें आता है इस जग में न कोई बड़ा है, न छोटा है, न ऊंचा है, न नीचा है, सब कुछ है। तो उसका बेसिस उनके दिमाग में था। वो उसका बेसिस दिमाग में होने की वजह से राइट टू इक्वलिटी वगैरह कहाँ से आती? तो उन्होंने कहा गुरुकुल में थी। तो गुरुकुल के अंदर गुरु शिष्य परंपरा थी, शासक और शासित की परंपरा नहीं थी। तो हालांकि जो है सो पूर्ण स्वतंत्रता थी, तो उसके उन्होंने उसमें गुरुकुल दिया। फिर उन्होंने कहा कि समानता का अधिकार हो गया, सब इक्वलिटी हो गई, तो उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल रामराज्य आ जाना चाहिए, वैसे ही आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा रामराज्य में ही सबके राइट सुरक्षित थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा रामराज्य जाना चाहिए, तो इसके तीसरा चैप्टर फंडामेंटल राइट्स का लो, तो उसके ऊपर जो है सो गीता का उपदेश दिया कृष्ण ने, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो अर्जुन को जो उपदेश दिया कृष्ण ने उसका चित्रण कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि भाई राइट्स तो दे दिए तो ड्यूटीज भी तो कहीं होनी चाहिए ना। तो उन्होंने कहा कि तो इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। उन्होंने कहा फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर रखा जाए। तो बहुत सारे सदस्यों ने कहा कि इतनी 200 साल की लड़ाई के बाद हमने आज़ादी ली है, आप ये समझते हो क्या कि हमारे देश के नागरिक इतने गैर जिम्मेदार होंगे कि वो अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे राष्ट्र के प्रति? तो फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर डालना लोगों के मुंह पे तमाचा मारना है। इसलिए राज्य की सरकार को निर्देश दिया जाए कि वो ऐसे कानून बनावे कि लोग कर्तव्य का पालन न करें तो उनको सजा हो। इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व का चैप्टर रखा, उसमें सरकार की ड्यूटी रखी कानून बनाने की। तो उन्होंने कहा वो कहाँ से लाओ? उनका गीता से लाओ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इस तरह से उन्होंने हर एक चैप्टर के ऊपर कहीं जो है सो बुद्धा को दिया, कहीं उन्होंने। मेरा अगला सवाल था कि इसमें महावीर और बुद्धा और साथ ही महात्मा गांधी को भी शामिल किया गया, तो ये जो महान कह सकते हैं शख्सियतों को शामिल किया। उसका रीजन ये है ना कि हम अपरिग्रह से लेके और आज़ादी की लड़ाई तक का है, वहीं तक गांधी तक ही नहीं खत्म किया। भारत आज़ाद होगा वो दिखाने के लिए स्वतंत्रता में कहाँ से झंडा लहराया जाएगा, इसमें पीछे पीछे आप देखेंगे तो सुभाष बोस को दिखाया गया है तिरंगा झंडा लहराते हुए फ्री भारत का। तो हम आज जो है सो एडवर्सरी मानते हैं सुभाष बोस को, तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उसको एक तरफ सम्मान दिया गया। एक तरफ महात्मा गांधी जो अहिंसा के कह सकते हैं पथ निर्देशक है, और दूसरी तरफ नोआखाली का भी दिया है, 2 दिए हैं गांधी जी के, 2 दिए हैं। डंडी मार्च का दिया है, तो नोआखाली का भी दिया है। क्योंकि डंडी मार्च जो है सो उन्होंने सत्ता के विरुद्ध एक अभियान चलाया था,
उस अभियान के लिए जो है सो उन्होंने दांडी मार्च किया। लेकिन जब रॉयट्स हुए तो उन्होंने कहा नहीं, हिंदू मुसलमान एकता होनी चाहिए। तो एकता होनी चाहिए तो एकता कैसे होगी? उन्होंने कहा भाईचारे का संदेश महात्मा गांधी ने नोआखाली में दिया, जब देश आज़ाद हो रहा था और 15 अगस्त का झंडा लहराया जा रहा था, वो नोआखाली में बैठे हुए थे। और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस को भी इसलिए शामिल किया कि वो देश के लिए, वो देश के लिए उन्होंने आज़ादी लड़ी। इससे तिरंगा झंडा उन्होंने लाल किले के ऊपर लहराया, इसमें दिखाया हुआ है। एक तरफ हिमालय का चित्र दिया गया, दूसरी तरफ गंगा नदी का अलग से दिया गया, दोनों क्या प्रदर्शित? वो ये प्रदर्शित करते हैं कि भारत में सब तरह की जलवायु है, सब तरह का प्राकृतिक संसाधन है, और इन प्राकृतिक संसाधनों के बीच में ये सारा जो कानून है, वो ये संविधान जो है, ये एक्चुअली संविधान क्या है, संविधान क्या होता है, हम बेसिकली ये समझने की कोशिश करें। ये एक सिविल सोसाइटी जो भी होती है, तो सिविल सोसाइटी के अंदर जो है तो सोशोलॉजी का पार्ट है कि व्हाट इज सोसाइटी। Sociology is a science of study of human interaction, interrelation, conditions and consequences. तो कंडीशंस क्या होंगी, तो वो हर कंडीशन हर युग में अलग अलग रही है। याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति लिखी, वह बृहस्पति के टाइम में बृहस्पति स्मृति हुई। चाणक्य ने सारा अर्थशास्त्र लिख दिया, उसके बाद मनुस्मृति सारी हो गई। तो अलग अलग युग में अलग अलग स्मृतियाँ दी। तो कृष्णा अय्यर और स्वामी रामान रंगनाथन जो रामकृष्ण मिशन के हैं, वो तो इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अम्बेडकर स्मृति कहते थे कि ये अम्बेडकर स्मृति। गंगा नदी को व्यापार और वाणिज्य के उपलक्ष्य में यहाँ प्रदर्शित किया गया, ऐसा क्यों? ट्रेड एंड इंडस्ट्री का चैप्टर है, और सारा ट्रेड और वो जो है वो सारा हिमालय से लेके और नीचे तक जो है सो ट्रेड नदियों से होता था। नदियाँ जुड़ी हुई थी, तब प्रकृति ने ये डिस्ट्रक्शन नहीं किया था सारे हिंदुस्तान में। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कॉमन सेंस का प्रश्न है, हिंदुस्तान में कितने पाटन हैं? कितने पाटन तो राजस्थान में ही है, क्योंकि राय पाटन और जालरा पाटन और ये नीम का थाना का पाटन, और पटना ले लो, विशाखापट्टनम ले लो, वो पट्टन ले लो, गुजरात का पाटन ले लो। ये सब क्या, ये पोर्ट्स थे, क्योंकि नदियों से ट्रेड होता था। तो ये सारे पोर्ट्स थे, सारी सिविलाइजेशन इनके साथ चली। और आप अगर जाएंगे तो महाभारत युग में जाएंगे तो हर जगह आपको भीम बड़क और भीम बेड़ा सारे मिलेंगे। तो इन नदियों के सारे ही मिलेंगे, क्यों? पहाड़ियाँ और नदियाँ ही एक सोर्स था जिसके माध्यम से हम जाते थे। अगर कहा जाए तो सबको सुरक्षित रखना है, हमारे डेजर्ट्स को सुरक्षित रखना है, हमारे हिमालय को सुरक्षित रखना है, हमारे समुद्र की सीमाओं को सुरक्षित रखना है, इसलिए इन तीनों को भी संविधान का पार्ट बनाए। संविधान की इस अगर पट्टी में देखा जाए तो एक तरफ अकबर को दिया है, दूसरी तरफ अगर कहीं शिवाजी को दिखाया है, झांसी की रानी को दिखाया है, और टीपू सुल्तान को भी इसमें शामिल किया है। तो ये अलग अलग के सभी को शामिल करने के और इनके पीछे भावनाएं जो है, हम अगर सारी डिबेट्स को पढ़ेंगे तो हमको भावनाएं बहुत स्पष्ट मालूम पड़ जाएंगी। केटी शाह का लेक्चर पढ़ेंगे तो मिल जाएगी, और पढ़ेंगे तो मिल जाएंगी। कारण उसका सारा ये है कि क्या पूछा आपने? मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि जिस तरह से इसमें अकबर का भी चित्र शामिल किया गया है, शिवाजी का भी, झांसी की रानी। अकबर का गुड गवर्नेंस के हिसाब से दिया, क्योंकि अकबर के 9 रत्न थे, 9 रत्न की एडवाइस के ऊपर उसने शासन चलाया, और उसमें उसने हिंदू मुसलमान जैन उसका कोई भेदभाव नहीं रखा। उसने टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे तो दूसरे भी वो थे, और राजा मान सिंह भी उनके सेनापति थे। तो वो कास्ट क्लास का कोई डिस्टिंक्शन नहीं था, गुड गवर्नेंस थी। तो गुड गवर्नेंस को इंडिकेट किए तो अकबर का ही राज था। तो हमारे 2 ही पीरियड जो हैं सो गोल्डन पीरियड है,
एक तो गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, गुप्ता एज इज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और दूसरा मुगल डायनेस्टी में समझो तो अकबर का, शिवाजी का और झांसी की रानी का इस चित्र समय शिवाजी महाराज ने जो है सो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई, मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, एट्रोसिटीज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। औरंगजेब की जो एट्रोसिटीज थी, और उस जमाने में जितनी एट्रोसिटीज थी, तो गुरिल्ला वारफेयर उन्होंने की, और उन्होंने जो है सो हिंदू राष्ट्र को बनाने की वो की। इसलिए छत्रपति महाराज वहाँ रहे। हाँ, झांसी की रानी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, तो टीपू सुल्तान ने भी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उनको रखा। लेकिन टीपू सुल्तान को लेकर फिलहाल तो कई मतलब कह सकते हैं आपके विवाद भी शुरू होते। देखिए, वो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वक्त हिंदू मुसलमान नहीं था निर्माताओं के दिमाग में, वो तो अब हुआ है। ये तो पिछले 20 वर्ष का 25 वर्ष का झगड़ा है सारा। उस वक्त जो है सो वो ख़त्म हो चुका था, पार्टीशन हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद जितने मुस्लिम्स यहाँ रहे, तो वो नेशनलिस्ट मुस्लिम्स माने गए थे। हमने मतलब टू एवरी एक्शन देयर इज ए रिएक्शन। रबर बॉल है, ह्यूमन माइंड टेंडेंसी लाइक ए रबर बॉल, मोर यू ट्राई टू स्क्वैश इट हायर इट बाउंसेस। तो आप जब किसी के रिलीजन की बात करेंगे तो वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा। बेहद शुक्रिया सर, एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हमारे तक साझा की जो आम जनता तक पहुंच सकी, ताकि देश के कह सकते हैं महान संविधान में महान संस्कृति को शामिल किया गया है और ये जानकारी सभी तक पहुंच सके, साझा हो सके। निजाम कंटालिया, सच बेधड़क, जयपुर।